हे फ्रेंड्स, टेकेलाइट इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ लिया था। हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो हमने सबसे पहले देखा था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो चार भागों में विभाजित है। पहला हो जाता है हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय, तीसरा लघु या मध्य हिमालय और लास्ट वाला जो था वो था हमारा शिवालिक, जिसमें हमने वृहद हिमालय को पढ़ा था। और वृहद हिमालय में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं थी, जिसमें से यहाँ पर जो पहली पर्वत श्रृंखला आती है वो होती है नंगा पर्वत और जाती है वो नामचा बुर्वा अरुणाचल प्रदेश तक। हिमालय को उस भाग के साथ साथ में हिमालय के कुछ जो पहाड़ियां हैं वो अरुणाचल प्रदेश के पास वाले भाग पर भी स्थित है, इसलिए उन्हें पढ़ना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमालय की हम बात करते हैं तो हमारा जो हिमालय है वो एक नवीन वलित पर्वत है। अरुणाचल प्रदेश के पास में जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, उन 7 सिस्टर्स में कौन कौन सी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है हम वो पढ़ेंगे। देखिए, हमने अरुणाचल प्रदेश के जो एरिया है और उसके साथ साथ में जो अनेक अन्य राज्य हैं जैसे कि नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम के बारे में यहाँ पर डायग्राम बना के रखा है। ये जो हमारा सबसे पहला जो राज्य है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो हमारा है अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे है नागालैंड, ये छोटा सा बॉक्स, उसके नीचे आ जाता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम, उसके बाद आता है त्रिपुरा, फिर आता है यहाँ पर हमारा छोटा सा मेघालय और बीच वाला जो बड़ा भाग है वो होता है असम। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 4 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी पहाड़ी? तो इनका नाम है डाफला, अबोर, मिरी और मिश्मी। डाफला, अबोर, मिरी और मिश्मी। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है नामचा बुर्वा। ठीक, फिर बात करेंगे हम कि यहाँ नीचे पे नागालैंड में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें नागा हिल्स कहा जाता है। नागा हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ ही होता है, तो नागा हिल्स नागालैंड में। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें लैमा टोल कहा जाता है, लैमा टोल। मिजोरम की पहाड़ियों को मिजो हिल्स, त्रिपुरा की पहाड़ियों को त्रिपुरा हिल्स। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। असम की जब हम बात करते हैं तो असम में हमें मिकीर और रंगमा नामक पहाड़ियाँ प्राप्त होती हैं। असम में मिकीर और रंगमा नाम की पहाड़ियाँ मिलती हैं। ये हमारा हिमालय का जो पूर्वी भाग है, मतलब जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर उत्तर पूर्वी भाग में मतलब अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये राज्य जो है इनमें जो पहाड़ियाँ हैं वो ये हुई। कौन कौन सी पहाड़ियाँ एक बार फिर से देख लीजिए? डाफला, अबोर, मिरी, मिश्मी, नामचा बुर्वा, नागा हिल्स, लैमा टोल, फिर आता है मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ। ये बात हो गई हमारे भारत के संपूर्ण हिमालय पर्वत श्रृंखला की। हिमालय पर्वत श्रृंखला को जिस प्रकार से हमने देखा था कि 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, लेकिन इसके साथ साथ में हिमालय के जब हम भौतिक विभाजन के साथ जब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखते हैं, अर्थात हिमालय को भौतिक आधार पे तो 4 भागों में बांट दिया, लेकिन प्रादेशिक आधार पर भी हिमालय को बांटा गया है। प्रादेशिक का मतलब प्रदेश के आधार पर, तो ये बांटा गया है नदियों के आधार पर। तो किन नदियों के आधार पर बांटा गया है हिमालय को? तो हिमालय को सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नामक नदियों के आधार पर बांटा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जैसे कि आप समझ के चलिए, ये एक पेन है ना, ये एक मार्कर है। मार्कर को आप अगर इस मार्कर को आप गौर से देखें तो अगर आपको उसको बांटना है तो आप इसे कैसे बांटेंगे? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि इसे हम प्रादेशिक भौगोलिक आधार पर बांट दें कि ये ढक्कन हो गया, ये मार्कर की बॉडी हो गई, ये इसका इंक वाला पोर्शन है और ये इसमें अंदर जहाँ पे इंक रहती है ये वो भाग हो गया। वहीं अगर आप इसे प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से बांटेंगे तो आपको 2-3 यहाँ पे लाइन खींचनी पड़ेंगी कि देखिए यहाँ पे ये काला रंग है तो ये एक प्रदेश हो गया, ये सफ़ेद रंग है तो ये दूसरा प्रदेश हो गया। इस प्रकार से प्रादेशिक विभाजन अलग अलग चीज़ों के आधार पर किया जाता है। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है वो नदियों के आधार पर किया गया है। नदी की बात करें तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी की। देखिए, हिमालय का जो ये पूरा लंबा सा भाग है, क्योंकि हिमालय यहाँ पर अधिक चौड़ा होता है और यहाँ आने के बाद कम चौड़ा हो जाता है, तो ये इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती है।
लंबाई की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। बात करें नदियों की तो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय को बांटा गया है। देखिए एस मतलब हम ऐसे ट्रिक समझ के चलिए कि एस नाम का कोई व्यक्ति था, के टीबी की बात हो रही है, एस के टीबी की बात हो रही है, एस के टीबी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो एस के टीबी की बात हो रही है। एस से सिंधु, एस से सतलज, टी से आ गया तीस्ता और के से आ गया हमारा काली और बी से आ गया हमारा ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियां। फिर बात करते हैं के का मतलब क्या हुआ? के का मतलब हो गया कश्मीर, दूसरे के का मतलब है कुमायूं, एन का मतलब है नेपाल और ए का मतलब है असम। मतलब ये जो नदियां हैं ये हिमालय को 4 भागों में बांटती हैं। वो है कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियों के बीच में कौन कौन सा हिमालय होगा। देखिए सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये पहाड़ियों का। ठीक, अब बात करते हैं कि कौन सा हिमालय किसके बीच में होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे कि हमारी नदियां कौन कौन सी है। सबसे पहले ये हो गई हमारी सिंधु नदी, मतलब एस नाम दे दिया इसको। उसके बाद दूसरी नदी होगी सतलज, इसको भी एस नाम दे दिया। इसके बाद है हमारी काली, एस के टीबी, टी से हो गया हमारा तीस्ता और बी से हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र। ये हमारी 5 नदियां हैं। इन 5 नदियों के बीच में 4 प्रकार से हिमालय को बांटा गया है। 1 2 3 4 हिमालय। अब ये 4 प्रकार हिमालय के कैसे हैं? पहला वाला जो है मतलब सतलज और सिंधु नदी के बीच में जो हिमालय है उसे कहा जाता है कश्मीर हिमालय। वहीं सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसे कहा जाता है हमारा कुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय या कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में जो हमारा हिमालय है उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। वहीं तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हमारा हिमालय है उसे कहा जाता है असम हिमालय। यह क्षेत्र कौन सा पड़ेगा? तो सबसे ऊपर हमारा कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। तो कुमाऊं हिमालय जो हमारा ये वाला एरिया है ये कुमाऊं हिमालय में आता है। इसके बाद वाला नेपाल में और लास्ट वाला जो है हमारा असम हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में उसे नदियों के आधार पर बांटा गया है। 5 नदियों के आधार पर बांटा गया है, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। 4 प्रकार से बांटा गया है, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। देखिए भारत के भौगोलिक विभाजन में जो पहला भाग था जो था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, वो हमने खत्म कर लिया। अब हम देखते हैं उत्तर के विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान को भी 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि इसका निर्माण, पहले इसको बांट लेते हैं। उत्तर का विशाल मैदान। देखिए जिस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रृंखला को भौतिक आधार पर और प्रादेशिक आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, वैसे ही उत्तर के विशाल मैदान को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला होगा भौतिक आधार, दूसरा होगा प्रादेशिक आधार। सबसे पहले हम भौतिक आधार पढ़ेंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक, बात करते हैं भौतिक आधार की या भौतिक विभाजन की। भौतिक विभाजन, उत्तर के विशाल मैदान का भौतिक विभाजन 4 भागों में किया गया है। पहला भाग कहलाता है भाबर प्रदेश, दूसरा कहलाता है तराई प्रदेश, तीसरा कहलाता है खादर और चौथा कहलाता है बांगर। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ होगा? देखिए हम सबने पढ़ा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला से जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियां बहती हैं और नदियां बहने के कारण अपने मार्ग में तीव्र गति होने के कारण पत्थरों को रगड़ते हुए नीचे लेके आ जाती हैं।
जब पत्थरों को वो चट्टानों से रगड़ते हुए नीचे नदियाँ लेकर आती हैं तो एक भाग ऐसा आता है शिवालिक के नीचे जहाँ पर नदियाँ अपनी गति में स्लो हो जाती हैं, मंदी हो जाती हैं और वहाँ पर अपने जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं। और नदियों के आगे बढ़ जाने के कारण जो कंकड़ पत्थर वाला जो एरिया होता है वो कंटिन्यू वैसे ही बना रहा और उसमें नदियाँ और भी ज़्यादा कंकड़ पत्थर लाके छोड़ने लगी, क्योंकि ये एक दो समय की बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, ये पर्वत, एक सेकेंड, देखिए ये हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक। हिमालय पर्वत जो हमारा है, यहाँ से नदियाँ निकलकर नीचे आती हैं। नदियाँ जब नीचे आती हैं तो यहाँ पर ये बहुत सारा कंकड़ पत्थर छोड़ती हैं, कंकड़ पत्थर छोड़ती हैं। यहाँ पर नदियों की गति स्लो हो जाने के कारण फिर वो यहाँ से मद्दी होती हैं और मद्दी होने के बाद यहाँ पर क्योंकि मैदान का एरिया है तो यहाँ पर फिर नदी आगे बढ़ जाती है। और नदी जब यहाँ से आगे बढ़ती है, यहाँ से कंकड़ पत्थर छोड़ के, तो इसी भाग को भाबर प्रदेश कहा जाता है। मतलब वह भाग जो कि शिवालिक के गिरिपद में है, गिरि मतलब नीचे और पद मतलब पैरों के एरिया में, मतलब शिवालिक के नीचे, शिवालिक के गिरिपद में जो भाग है वही भाबर प्रदेश कहलाता है, जो कि कंकड़ पत्थरों से बना हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर है, यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। अब बात आती है कि नदियाँ यहाँ पर विलुप्त कैसे होती हैं। 1 मिनट समझेंगे इसको, फिर बात करते हैं तराई प्रदेश की, फिर खादर और फिर बांगर प्रदेश। सबसे पहले आपको एक डायग्राम अपने दिमाग में बना के रखना है कि यहाँ पे हकीकत में होता क्या है। ये शिवालिक है, ये हमारी नदियाँ नीचे आई। नदियाँ जब नीचे आती हैं तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर का एरिया बनाती हैं, बहुत सारे कंकड़ पत्थर यहाँ पर छोड़ती हैं। इसके बाद वाला भाग क्योंकि समतल मैदान है तो पानी जब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ से बह के आने वाली नदियाँ यहाँ विलुप्त हो जाती हैं कंकड़ पत्थर की अधिकता के कारण, तो आगे जाके जो समतल मैदान है वहाँ पर नदियाँ प्रकट होती हैं और यहाँ पर एक बड़े से दलदल का निर्माण करती हैं। और ये दलदल वाला क्षेत्र इतना ज़्यादा, मतलब जैव विविधता यहाँ पर होती है कि ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। बहुत सारे औद्योगिक अपशिष्ट भी यहाँ पर डाले जाते हैं। इसके बाद नदी जब आगे बढ़ती है, तो नदी जब आगे बहती है तो इसके भी 2 भागों को बांटा गया है। नदी के पास वाले भाग को, जो नदी के किनारे वाला जो भाग होता है, मतलब जो ये वाला भाग है, इस भाग को खादर प्रदेश कहा गया। वहीं इससे दूर वाला जो भाग है उसे बांगर प्रदेश कहा गया। अर्थात नदी के इस वाले भाग को, जो कि नदी के पास है, इसे हमने कह दिया खादर प्रदेश। लेकिन इसी के ऊपर जो नदी के, ये क्योंकि नदी ऐसे बह रही है, नदी के पास वाला एरिया ये हो जाएगा, नदी के दूर वाला एरिया ऊपर जाएगा, तो नदी के दूर वाला एरिया जो है वो बांगर प्रदेश कहलाता है। परंतु ये दोनों वही भाग होते हैं जिसमें नदी का जल पहुंचता है, नदी की मिट्टी पहुंचती है। इस कारण से इसी भाग को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। एक हो गया खादर जलोढ़ मिट्टी, दूसरी हो गई बांगर जलोढ़ मिट्टी। ठीक, देखिए इसका कॉन्सेप्ट आपको कैसे समझना है। देखिए आपको कैसे समझना है, ये हो गया हमारा, ये मैंने एक बाउल लेके रखा है और इस बाउल में मैंने एक साइड पे आपका भाबर प्रदेश बनाया है, वहीं दूसरे साइड में हमारा तराई वाला एरिया बनाया है। ठीक, ये कैसे काम करता है आपको ये समझना है। मान लीजिए कि इसके इस तरफ में शिवालिक पर्वत श्रृंखला है और शिवालिक से नदियां बहकर आती हैं, और नदियां जब यहाँ पर आती है जो कि कंकड़ पत्थर वाला एरिया है, मतलब भाबर प्रदेश है, इस प्रदेश में जब नदियां बहकर आती हैं, और देखिए कंकड़ पत्थर वाले एरिया में जब नदी अपना जल डालती है तो नदियां विलुप्त हो जाती हैं। कहीं आपको पानी दिखाई नहीं दे रहा होगा कंकड़ पत्थर वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ से नदियां विलुप्त हो जाती हैं। पानी जब हम इसके अंदर डालेंगे, जब इतने सारे कंकड़ पत्थर हैं यहाँ पर, तो पानी कैसे दिखाई देगा? तो कंकड़ पत्थर वाले एरिया पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, जिस कारण से जो नदी है वो भूमिगत रूप से बहने लगती है और यहाँ पर दिखाई नहीं देती बाहर। वहीं जब हम तराई प्रदेश की बात करते हैं, तो जो कि पानी हमने यहाँ पे डाला भाबर वाले प्रदेश पे, और पानी यहाँ पर तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन वही पानी समतल मैदान होने के कारण
समतल मैदान होने के कारण कहीं बह नहीं पाता और तराई वाले क्षेत्र में दलदल का निर्माण करता है। तो अब ये एक ऐसा स्थान बन गया जहां पर दलदल निर्मित हो जाएगी, कोई भी चीज जाएगी तो वो अंदर जाने लगेगी। ये एक जैव विविधता वाला क्षेत्र हो जाएगा और यहीं पर लाकर आजकल बहुत सारे औद्योगिक के अपशिष्ट डाल दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा मच्छरों का जो प्रकोप है वो भी तराई वाले एरिया में ही होता है। ठीक, मतलब ये हो गया हमारा भाबर प्रदेश, ये हो गया हमारा तराई प्रदेश। उसके बाद जब नदी यहाँ से आगे बहती है तो नदी का पास वाला भाग खादर प्रदेश और उससे दूर वाला भाग जो है वो बांगर प्रदेश कहलाता है। ठीक, देखिए इस चीज से आपको इतना समझ में आ गया है कि भाबर प्रदेश किस प्रकार का प्रदेश है, वहां पे नदियां कैसे विलुप्त होती हैं। तराई प्रदेश है, वहां पर नदियां क्यों प्रकट हो जाती हैं। ठीक, देखिए अब हमने देख लिया कि उत्तर का विशाल मैदान 4 भागों में बांटा गया है। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि सबसे ऊपर हमारी शिवालिक है, यहाँ पर शिवालिक है। शिवालिक के बाद जो हमारा ये वाला भाग आता है कंकड़ पत्थर वाला भाग, ये कहलाता है भाबर प्रदेश। उसके बाद जो अगला भाग आता है वो कहलाता है तराई प्रदेश और इसके बाद जो नदी है, नदी बहती जाती है और नदी के पास वाले एरिया को खादर और दूर वाले एरिया को बांगर कहा जाता है। देखिए उत्तर के विशाल मैदान में अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश, देखिए भाबर प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह शिवालिक के गिरिपद में है। गिरिपद, शिवालिक के गिरिपद में यह भाग स्थित है। भाबर प्रदेश कंकड़ पत्थर वाला भाग है, कंकड़ पत्थर वाला भाग है। इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका निर्माण नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। अवसादों से निर्माण हुआ है इसका। यह वह भाग है जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि कंकड़ पत्थर बहुत सारे हैं तो नदियां विलुप्त हो जाती हैं। नदियां विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त। कंकड़ पत्थर इतने सारे हैं तो क्या ये उपजाऊ क्षेत्र होगा, तो यह बिल्कुल भी उपजाऊ क्षेत्र नहीं है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ नहीं है यह क्षेत्र। नदियां यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है। बात करेंगे अगला प्रदेश जो है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, तराई प्रदेश जो है वो भाबर प्रदेश के गिरिपद में है, मतलब भाबर के आगे पड़ता है। यहाँ पर यह एक समतल मैदान का क्षेत्र है, समतल मैदानी क्षेत्र है। देखिए जब मैदान क्या होता है, अगर मैदान कुछ इस प्रकार का होगा तो नदी का जल आएगा और नदी का जल बह जाएगा, लेकिन वही मैदान यदि अगर सीधा हो जाए, एकदम फ्लैट हो जाए, तो नदी का जल आ तो रहा है लेकिन नदी का जल बह नहीं पा रहा, बल्कि नदी का जल वहां पे फैल रहा है और इस नदी के जल को फैलने के कारण यहाँ पे दलदल का निर्माण होता है। तो पहली बात ये समतल मैदानी क्षेत्र है। दूसरी बात ये दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर नदियों का जल जो है, यहाँ पर नदियां जो है वो प्रकट हो जाती हैं। नदियां प्रकट हो जाती हैं, कैसे प्रकट होती हैं? भाबर प्रदेश में जो नदियां विलुप्त हुई हैं वही नदियां आगे चलकर तराई प्रदेश में प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर कंकड़ पत्थर उतने ज्यादा नहीं है। यह वह क्षेत्र है जहां पर औद्योगिक अपशिष्ट डाले जाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट कहां पर डाले जाते हैं, तो तराई प्रदेश में औद्योगिक अपशिष्ट डाले जाते हैं। बहुत ज्यादा पानी होने के कारण जैव विविधता वाला क्षेत्र है। तो जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जैव विविधता। उसके साथ साथ में अपशिष्ट डाले जाते हैं, यहाँ पर अपशिष्ट डाले जाते हैं। मच्छरों का बहुत ज्यादा प्रकोप यहाँ पर है और मच्छरों का प्रकोप समझ में आ रहा है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, तो मच्छर जो अपने लार्वा या जो अंडे देते हैं उन अंडों से और भी ज्यादा मच्छर बनते हैं और जिसके बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा मच्छर, कीड़े मकोड़े, इनका बहुत ज्यादा प्रकोप तराई वाले क्षेत्र पर है। संक्रमित क्षेत्र है ये, बहुत ज्यादा बीमारियां यहाँ पे बहुत सारी जन्म लेती हैं नई नई, और यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है क्योंकि औद्योगिक अपशिष्ट डाल दिया आपने, जैव विविधता बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन मच्छर बहुत ज्यादा है, कीड़े मकोड़े बहुत सारे हैं, तो ये भी कोई उपयोगी समझ में नहीं आता है। बात करते हैं तीसरे भाग की, जो है हमारा खादर प्रदेश। खादर प्रदेश आपको
ध्यान से देखना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जब आप जलोढ़ मिट्टी पढ़ेंगे तो उस टाइम में भी आपको काम आएगा। देखिए, ब्लू पेन से हम नदी बना रहे हैं। एक नदी जब बहती है, तो इस नदी के दो किनारे होते हैं, एक इस तरफ का किनारा और एक इस तरफ का किनारा। तो जो पास वाला किनारा होता है उसे कहा जाता है खादर, और जो दूर वाला किनारा होता है उसे कहा जाता है बांगर। क्लियर? ये दोनों तरफ होगा, खादर यहां भी होगा और बांगर यहां भी होगा, है ना। लेकिन होता क्या है, खादर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर हमेशा नई जलोढ़ मिट्टी आती है। इसका मतलब कैसे? देखिए, जब नदी बह रही है और अचानक से नदी को यदि बहुत ज्यादा भी जल मिल जाता है, यहां से नदी आ रही है और नदी को यहां से बहुत ज्यादा जल अचानक से मिल जाता है, तो नदी क्या करेगी? नदी अपना क्षेत्र बढ़ाएगी। नदी यहां से बहकर और यहां से यहां तक बहने लगेगी, और नदी जब अपना क्षेत्र बढ़ाएगी तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हमेशा नई जलोढ़ मिट्टी आती मिलेगी। लेकिन वहीं पे जो बांगर है वो काफी दूर स्थित होता है। नदी पे कितनी भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी आ जाए, पर नदी कभी भी इस वाले भाग को कवर नहीं कर पाती है, जिस कारण से यहाँ पर जो भाग है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से भरा रहता है, क्योंकि नई जलोढ़ मिट्टी तो यहाँ पर आ गई और खिसक के पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है वो इस क्षेत्र पर आ जाती है। इसका मतलब कि जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा गया है, एक है खादर प्रदेश, दूसरा है बांगर प्रदेश। खादर प्रदेश नदी के पास वाला एरिया होता है और बांगर प्रदेश नदी से दूर वाला एरिया होता है। बात करते हैं खादर प्रदेश की। खादर प्रदेश बहुत ज्यादा उपजाऊ है। खादर प्रदेश बहुत ज्यादा उपजाऊ है। साथ ही साथ में नवीन जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम यहाँ पर कृषि करेंगे, और जैसे कि हमने देखा कि नदी यहाँ से बह रही थी, अचानक से बाढ़ का पानी आया और नदी यहाँ से बहने लगी, तो ये वाला जो एरिया है पूरी खेती नाश हो जाएगी। क्या मतलब रहेगा? किसान इतनी खेती करेगा और यहाँ पर पूरा का पूरा जो एरिया है वो खत्म हो जाएगा, डूब क्षेत्र में चला जाएगा। तो यहाँ पर कृषि संभव नहीं है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ है लेकिन उपयोगी नहीं है, उपयोग इसका अभी नहीं कर पा रहे हैं हम। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर अन्न के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो गई ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, और हर साल ये मिट्टी बदलती रहती है। मतलब यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ आने के कारण ये मिट्टी परिवर्तित होती रहती है। बात करें बांगर की, तो जब बांगर की बात करते हैं तो बांगर जो है वो सीधे इसका उल्टा लिख लेना है आपको कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, हाँ, पर उपजाऊ है ये, ऐसा नहीं कि अनुपजाऊ है, उपजाऊ है, काफी अच्छी है। और यहाँ पर लेकिन बाढ़ का पानी हर बार नहीं पहुंचता, हर साल नया पानी बाढ़ का यहाँ पर नहीं पहुंचता है। बांगर मिट्टी की बात है तो ये नवीन उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, हमने देख लिया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, नदी से दूरस्थ क्षेत्र है, नदी से बहुत दूर होता है, यहाँ पर हमेशा बाढ़ नहीं आती, इस कारण से यहाँ पर निवास भी किया जाता है। तो बांगर प्रदेश निवास वाला क्षेत्र है जहाँ पे लोग निवास कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आपदाएं नहीं होती रहती। वहीं खादर प्रदेश में क्योंकि बाढ़ आएगी तो हमेशा आपदा होती रहेगी। वहीं बांगर वाले प्रदेश में कृषि भी संभव है, क्योंकि अगर हम इतने दूर पे यहाँ पे कृषि करते हैं तो यहाँ पर तो बाढ़ आने से रही, तो कृषि यहाँ पर संभव है, बिल्कुल यहाँ पर निवास भी संभव है। इस प्रकार से हमने देखा कि उत्तर का विशाल मैदान 4 भागों में बांटा गया था भौतिक विभाजन में, बांगर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश। भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और हमारा बांगर प्रदेश। इसके बाद हम देखते हैं भौतिक विभाजन के बाद में उत्तर के विशाल मैदान का ही हमने जो है वो प्रादेशिक विभाजन भी करना है। तो उत्तर का विशाल मैदान, भौतिक विभाजन आपको समझ में आ गया, 4 भागों में बांटा गया है। भाबर प्रदेश वो प्रदेश जिसमें बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर है। तराई प्रदेश वह प्रदेश जिसमें बहुत ज्यादा दलदली क्षेत्र है जहाँ पे पानी दिखाई देता है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो हो गया हमारा खादर प्रदेश, और खादर प्रदेश के बाद हो जाता है हमारा बांगर प्रदेश। खादर प्रदेश नई जलोढ़ मिट्टी, बांगर प्रदेश पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसके प्रादेशिक विभाजन को देखते हैं अब हम। उत्तर के विशाल मैदान को प्रादेशिक विभाजन को कैसे बांटा गया है? जैसे कि हिमालय के क्षेत्र में प्रादेशिक विभाजन को
जैसे कि हिमालय के क्षेत्र में प्रादेशिक विभाजन को 2 भागों में नदी के आधार पर बांटा गया था, वैसे ही यहाँ पर भी प्रादेशिक विभाजन को नदियों के आधार पर बांटा गया है। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन पढ़ने से पहले एक चीज हमारी छूट गई है, जो कि हमारा बांगर प्रदेश जो होता है लास्ट में, उसके बाद एक और क्षेत्र आता है जो है नदी का डेल्टा। डेल्टा महत्वपूर्ण हो जाता है। डेल्टा क्या होता है? देखिए, जब नदी अपनी युवा अवस्था में बहती है, तो धीरे धीरे ये अपनी वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो जाती है। यहाँ से नदी मान लीजिए तेज से जब बह रही है तो उसकी गति बहुत तेज रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जब नदी पहाड़ से नीचे उतरती है, समतल मैदान की तरफ आती है, तो समतल मैदान की तरफ नदी का जो गति होती है वो धीरे हो जाती है और नदी की गति जो है वो हल्की हल्की स्लो हो जाती है। और इसके धीरे धीरे नदी जब अपने मुहाने की तरफ पहुंचती है तो उसकी जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा मद्दी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, जिस वजह से आगे चलकर नदी अपने साथ लाए गए सभी कंकड़ पत्थरों को एक निश्चित स्थान पर छोड़ देती है और निश्चित स्थान पर छोड़ने के बाद में नदी सागर में मिल जाती है। और इसी कंकड़ पत्थर अवसाद से बने स्थान को डेल्टा कहा जाता है। मतलब नदी अपनी पूरी जीवन अवस्था में जब लास्ट में एक स्थान पर आकर सागर में मिलने से पहले अपने सारे अवसादों को एक जगह पर छोड़ती है, उसे ही डेल्टा कहा जाता है। देखिए, विश्व में बहुत सारी नदियां अलग अलग प्रकार का डेल्टा बनाती है, लेकिन भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पड़ता है। बात करते हैं कि मिसिसिपी नदी जो है वो पंजाकार डेल्टा बनाती है। इसके साथ ही साथ में ये जो डेल्टा वाला क्षेत्र है यह आंशिक रूप से जीवन यापन करने के लिए उपयोगी माना जा सकता है। मतलब यहाँ पर जो जीवन यापन है वो हो सकता है। डेल्टा जो है वो मैंग्रोव वनों से घिरा होता है। डेल्टा मैंग्रोव वनों से घिरा होता है। यह नदी का अंतिम स्थान है जहाँ पर नदी अंतिम तौर पे दिखाई देती है और उसके बाद ये सागर में जाकर मिल जाती है। हमने पढ़ा उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। साथ ही साथ में आपको डेल्टा भी याद रखना है कि सबसे पहला हमने देखा था कि भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश, और हम डेल्टा को भी याद रखेंगे कि डेल्टा जो है वो नदी की अंतिम अवस्था है, नदी की प्रौढ़ अवस्था है। युवा अवस्था में नदी बहुत तेज रहती है, जिस वजह से वो पहाड़ों से उतरते हुए बहुत सारे कंकड़ पत्थर को रगड़ कर अपने साथ नीचे लेके आती है। लेकिन जैसे वो समतल मैदान पर आती है, उसकी आयु कम होती है, उसकी गति कम होती है, तो धीरे धीरे वो अपने साथ लाए गए पदार्थों को छोड़ती जाती है और एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पर वो अपने सारे अवसादों को छोड़ देती है, जिसे ही डेल्टा कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रादेशिक विभाजन की। उत्तर के विशाल मैदान को प्रादेशिक विभाजन में 4 भागों में बांटा गया है। पहला होगा हमारा राजस्थान का मैदान, दूसरा हो जाएगा हमारा सिंध पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा होगा गंगा का मैदान और चौथा होगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए, वही नदी के आधार पर आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर से आती है हमारी सिंधु नदी। उसके बाद हमने सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये 5 जो सहायक नदियां हैं वो है सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है वो कहलाता है सिंध पंजाब हरियाणा का क्षेत्र। राजस्थान का मैदान उसके बीच वाला क्षेत्र है। बात करें हम गंगा के मैदान की, तो गंगा नदी का संपूर्ण क्षेत्र गंगा का मैदान कहलाता है। और उसके बाद अंतिम तौर पे बात करें तो हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी का क्षेत्र है वो कहलाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो प्रादेशिक विभाजन भी 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से 4 भाग है? तो पहला हो गया हमारा राजस्थान का मैदान, दूसरा हो गया हमारा पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा जो है वो हमारा गंगा नदी का मैदान, और लास्ट में हमारा आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। नदियां अपने मिलन स्थान पे दोआब बनाती है। अब ये दोआब कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन सी नदियां दोआब बनाती है? तो देखिए, हमको महत्वपूर्ण सारी नदियां याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ सिंधु नदी उसकी सहायक नदी के साथ जो दोआब बनाती है आपको सिर्फ वो याद रखने हैं कि सिंधु अपनी सहायक नदी के साथ कौन कौन से दोआब बनाती है। सिंधु की 5 सहायक नदियां पढ़ा हमने। सबसे पहले ये हो गई सिंधु नदी,
और सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। पहली है झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और है सतलज, सतलज। सिंधु की 5 सहायक नदियां आपको फिंगर में काउंट होनी चाहिए, कौन कौन सी 5 है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। 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 हम नदी पढ़ेंगे तब इन्हें आराम से ट्रिक वाइज से याद कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। नदियां अपनी सहायक नदी के साथ मिलती हैं, उस समय दोआब बनाती है, जिन दोआबों के नाम आपको पढ़ना है। तो सिंधु नदी के द्वारा कौन कौन से दोआब बनाए जाते हैं। सबसे पहला होता है सिंधु में झेलम आके मिलती है, सिंधु झेलम। उसके बाद इसी में चिनाब आकर मिलती है, चिनाब में रावी आकर मिलती है और उसके नीचे मिलती है सतलज और सतलज में मिलती है व्यास। ठीक, 5 नदियां हो गई, नाम लिख लेते हैं। सबसे ऊपर हो गई झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, चिनाब, चिनाब में आकर मिलती है रावी, फिर आता है व्यास जो कि सतलज में आकर मिलती है और सतलज इसके नीचे है। ठीक है, सिंधु और झेलम के बीच में जो सागर बनता है या जो दोआब बनता है उसका नाम है सिंधु सागर। तो सिंधु सागर दोआब जो है वो सिंधु और सतलज के बीच में बनता है, सिंधु सागर। चिनाब और झेलम के बीच में जो बनता है उसका नाम है चाझ, 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 चाझ। रावी और चिनाब के बीच में बनता है वो होता है रचना, बारी और यहां बन जाता है विस्त, विस्त। ठीक, अब ये कैसे आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले ऊपर से आ रही है सिंधु नदी। देखिए, सबसे पहले आती है सिंधु नदी, है ना। सिंधु नदी आ रही है, सिंधु नदी जब बहती आती रहती है उसमें झेलम आके मिलती है और सबसे ऊपर एक दोआब बनाती है जिसका नाम है सिंधु सागर। ठीक, फिर झेलम के नीचे चिनाब, चिनाब आकर फिर इससे मिलती है सिंधु नदी से। चिनाब जब आकर मिलती है तो एक दोआब बनाती है जिसका नाम है चाझ। ऊपर झेलम थी, नीचे चिनाब है, च से चिनाब और झ से झेलम, तो चाझ। ठीक, उसके बाद आती है अगली नदी जो है रावी। रावी चिनाब में आकर मिलती है, रावी जब चिनाब में आकर मिलती है तो यहाँ पर जो दोआब बनाती है उसका नाम है रचना। र से रावी और च से चिनाब, र से रावी और च से चिनाब, तो रचना। उसके बाद आती है सतलज नदी, सीधे आ जाइए नीचे। सतलज जो है वो सिंधु में आकर मिलती है, सतलज के ऊपर आती है व्यास। व्यास और सतलज जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पे बनता है विस्त, विस्त, विस्त। वी से हो गया व्यास और स त से हो गया सतलज, वी से हो गया व्यास और स त से हो गया सतलज। बीच में बनता है वारी, रावी और व्यास के बीच में, रावी और व्यास, उल्टा कर दो, रावी वारी, रावी वारी। ठीक, रावी वारी, है ना। तो यहाँ पर 5 जो द्वाब हैं वो सिंधु नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन कौन से 5 द्वाब हैं तो फिर से नाम देख लीजिए। सबसे पहले सिंधु सागर है, दूसरा है चाझ, दूसरा है चाझ, तीसरा है रचना, रचना, चौथा है वारी और 5वां है वित्स, वित्स। वी से हो गया हमारा, वी से हो गया हमारा व्यास और त स से आ गया, वित्स से आ गया सतलज। ठीक, देखिए आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर के विशाल मैदान को आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश और तराई प्रदेश के बारे में। डेल्टा के बारे में भी हमने लास्ट में देख लिया चीजें। बात करते हैं इसके प्रादेशिक विभाजन के बारे में। प्रादेशिक विभाजन जो है इसका, वह राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। वहीं गंगा नदी का जो पूरा एरिया होगा, जो उसका पूरा अपवाह तंत्र वाला भाग होगा, इसके साथ साथ में जो उसके बाकी जो बांगर और खादर प्रदेश आएंगे वो सारा भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आएगा। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के अंतर्गत आएगा। पंजाब हरियाणा का मैदान आपको पता है सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है भारत का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर उर्वरकों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, पानी बहुत ज़्यादा दिया जाता है ज़मीन को। यहाँ पर रेह बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, बात करते हैं राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान का मैदान भी वही हमें याद रखना है कि कहाँ पर है, तो राजस्थान वाले क्षेत्र में, राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में आएगा। ठीक,
तो ये हमारा पूरा का पूरा भाग यहाँ पर उत्तर के विशाल मैदान का समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम इसके आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो से दक्षिण का पठारीय क्षेत्र, मतलब भारत का, जो दक्षिण भारत का जो पठार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो हम बिल्कुल बाद में उस चीज़ को कंफर्म कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।